हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में ना मैंने आप लोग को बताया था ना कि एक्सरसाइज 10.1 मतलब कि चैप्टर 10 को पढ़ते समय जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज होंगे ना, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया है आप लोगों को। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है ना, तो क्या करिए, पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए ना, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए। और जब आप उस वीडियो को देख लोगे ना, तो आप लोगों से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ना आसानी से बनने लग जाएगा। अगर नहीं देखे हो तो मुझे कुछ कुछ समझाना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा जितना जितना हो सकता है, जितना रिक्वायरमेंट होगा। अदरवाइज आप लोग पहले उसको देखिए और फिर इसके बाद आकर के इसके सॉल्यूशन के वीडियो को देखिए, तो आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ना कॉपी में पहले लिख लेता हूं, फिर समझाता हूं आप लोगों को। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि इन अ गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ना ओ ए इक्वल ओ डी है। तो देखिए बच्चे, यहाँ बोलते हैं ना कि ना ओ ए जो है ना बच्चे, वो ओ डी के इक्वल है। देखिए यहाँ पर डबल लाइन है, इसका मतलब ये है ना कि ना यहाँ पर ना डबल कट किया हुआ है, मतलब कि ये ओ ए जो है ना बच्चे, वो ओ डी के इक्वल है। भले ही आपको इक्वल दिख रहा हो या नहीं नहीं दिख रहा हो, बस इतना याद रखिए ना कि ओ ए ओ डी के इक्वल है। एंड ओ बी इक्वल ओ सी है। ये जो ओ बी है ना बच्चे, वो ओ सी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल कट है, यहाँ पर सिंगल कट है। ये सिंगल कट इस सिंगल कट के इक्वल, ये डबल कट इस डबल कट के इक्वल। देन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बताना है ना कि इस तीनों में से ना कौन सा गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले देखिए, हम लोग लिखेंगे ना कि ना यहाँ पर ना दिया जा रहा है ट्राइंगल ए ओ सी के बारे में, और यहाँ पर दिया जा रहा है बी ओ डी और बी ओ डी के बारे में। तो आप बोलोगे ना, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल लिया ए ओ सी और मैंने लिया बी ओ डी, दोनों ट्राइंगल को मैंने ले लिया। ये बच्चे तरीका होता है लिखने का, सॉल्व करने का तरीका होता है ना, कि पहले आपको क्या करना है, जो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, उन दोनों ट्राइंगल को पहले आप लीजिए। तो मैंने ले लिया कि मुझे ए ओ सी के बारे में जानना है और बी ओ डी के बारे में जानना है, तो मैंने उसको ले लिया। तो अब बोलोगे ना कि इसमें ना मुझे तीन चीज़ें इक्वल करनी है, तीन चीज़ें इक्वल करनी है, जो आप लोग को मैं बताया था यहाँ पर 5 रूल। यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ाया था ना 5 रूल, यहाँ पर आप लोग को देखिए, मैंने आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया था 5 रूल। अब मैं क्या करूँगा, इन 5 रूल में से ना किसी एक रूल की मदद से क्या करूँगा, किसी एक क्राइटेरिया की मदद से क्या करूँगा, मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा, इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या करूँगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। तो देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगता है इसमें। तो मैं बोलूँगा ना कि ना ओ ए इक्वल ओ डी है, मैं बोलूँगा कि ओ ए इक्वल ओ डी है। ये कैसे पता है, तो ये क्या है बच्चे, गिवन है। तो जो चीज़ कैसे पता है ना, उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ओ ए इक्वल ओ डी है। फिर मैं बोलूँगा कि ना ओ सी इक्वल ओ बी है, ओ सी इक्वल ओ बी है। सर ये कैसे पता, तो ये भी क्या है बच्चे, गिवन है। हम लोग को ये गिवन था क्वेश्चन में ही। अब बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ लिखते हैं ओ ए इक्वल ओ डी, फिर यहाँ लिखते हैं ओ बी इक्वल ओ सी। बिल्कुल नहीं बच्चे, यहाँ पर देखिए ए ओ सी है, क्या है, पहले ए ओ सी है। देखिए यहाँ पर ए ओ सी है, तो पहले ए ओ सी ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, इधर ए ओ सी के बारे में बात करेंगे। अब तीसरा चीज़ क्या इक्वल है, तो बोलोगे सर ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो सर ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। नहीं बच्चे, कहाँ पता है हम लोग को, आपको अपने मन से नहीं बोल देना है कि ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। कोई कोई सॉलिड रीजन दो कि ये वाला इसके इक्वल होगा, तब मैं बोलूंगा कि ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है ना। तो सर कैसे बताए फिर हम लोग कि कौन सा इक्वल होगा, तो बच्चे याद रखिए ना, आप लोग को मैंने चैप्टर 9 में पढ़ाया था कि जब भी ऐसे करके क्रॉस बनता है, जब भी ऐसे करके क्रॉस बनता है ना, तो ये वाला एंगल क्या होता है, इस एंगल के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चे देखिए, ये वाला एंगल क्या है बच्चे, इस एंगल के क्या है, इक्वल है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं बोलूंगा ना कि ना एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के, होगा ना इक्वल। तो क्यों इक्वल होगा, तो बच्चे बोलोगे ना कि ये क्या है बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बच्चे ये सब ना आप लोग को ना पता होना चाहिए, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो भाई सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी। अब सर आप यहाँ पर बी ओ डी ही कैसे लिख दिए, ये बताइए। तो आपको समझा रहा हूँ बच्चे, समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए पहले तो आप चेक करिए, पहले आप क्या करेगा ना, यहाँ पर आप ना ऐसे करके पहले कॉपी में जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना एग्जाम में ना, तो आप यहाँ पर आप रफ लिखिएगा, ऐसे करके आप यहाँ पर रफ लिखिएगा, ROUGH रफ, और फिर करिएगा यहाँ पर AOC, और यहाँ पर देखिए अब ना, अब लिखिएगा ना, पहले AOC तो लिख लिए, तो देखिए चेक करिए ना कि ना ये यहाँ पर लिखे हो AO, ए ओ ये किसके इक्वल है, तो ए ओ बोलोगे सर कि ये ओ डी के इक्वल है।
तो यहाँ पर लिख दोगे ओ डी के इक्वल है, ठीक है। फिर ओ सी, ओ सी किसके इक्वल है, ये ओ सी किसके इक्वल है, तो सर ये ओ बी के इक्वल है। तो ओ सी देखिए इधर आ रहा है, सेकंड से थर्ड में आ रहा है, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर तो ओ सी होना चाहिए। अरे सर ये तो ओ सी नहीं है। तो बच्चे मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं ओ डी को मैं डी ओ लिख सकता हूँ क्या, डी ओ, और यहाँ पर मैं बी लिख दूंगा। तो आप समझाइए, देखिए ए ओ क्या डी ओ के इक्वल है, तो बोलोगे सर ए ओ डी ओ के इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल है। क्या ओ सी ओ बी के इक्वल है, क्या ये ओ सी ओ बी के इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल है। तो क्या एंगल ए ओ सी, ओ बीच में आ रहा है, ए ओ सी, क्या एंगल बी ओ डी, बी ओ डी के इक्वल है, हाँ सर बी ओ डी के इक्वल है। तो देखो ओ बीच में आ रहा है। तो बच्चे इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके से हम बोलेंगे ना कि ये ए ओ सी क्या होगा बच्चे, डी ओ बी के इक्वल होगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, गलती लिख दिया है, तो इसको आप गलती मत करिएगा, आप लोग को मैं समझा दिया कैसे करना है। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ बी। बच्चे रफ में पहले करिएगा। अब कौन सा रूल से, कौन सा रूल से, तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि बाय कौन सा रूल लगा है, तो बोलोगे सर ये ना साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। किसी एक ट्राइंगल को देखिए, किसी एक ट्राइंगल को देखिए, तो बोलोगे सर ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो बोलोगे कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बच्चे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को मैं समझा पाया हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग, और उसको पढ़ते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा ना, सी द गिवन फिगर, इन दो गिवन फिगर को देखिए आप, ट्राइंगल ए बी सी को देखो और पी क्यू आर को देखो, एंड टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू। और बताना है ना कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ बच्चे कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जिन दो ट्राइंगल के बारे में बात करना है या जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहले आप उन दो ट्राइंगल का नाम लिखिए। तो आप बोलोगे ना कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। बच्चे जरूरी नहीं ना कि आप यहाँ पर ए बी सी लिखिए, आप यहाँ पर सी बी ए लिख सकते हो, आप यहाँ पर क्यू आर पी कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जब यहाँ पर लिखोगे ना आप, यहाँ पर जब आप लिखोगे तो उसको सही सही लिखना है, तो उसको सही सही लिखना है, तब उसको गलती नहीं करना है, तब उसको एकदम सीक्वेंस में करस्पॉन्डिंग पार्ट को करस्पॉन्डिंग पार्ट के ही पास लिखना है। समझ में आया ना, चलिए तो इसको लिख दिए। अब हम देखेंगे ना कि कौन सा चीज़ किसके इक्वल है। तो बोलोगे ना सर कि ये ए बी ना सर, ए बी ना सर पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि सर ये भी दोनों क्या है 3.3 सेंटीमीटर। तो बोलोगे ना कि ना सर पहले ए बी सी बोले हो, तो पहले ए बी सी, पहले ए बी के बारे में बात करिए। तो ए बी सर ये पी क्यू के इक्वल है। सर ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर ईच 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर गिवन आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ना ऐसे करके बोलोगे कि ईच 3.3 सेंटीमीटर, ऐसा करके जो मन करे वो बोल लो। फिर ए बी इसके इक्वल हो गया। फिर बोलोगे सर बी सी जो है ना सर, बी सी वो क्या है सर, पी आर के इक्वल है। बी सी जो है सर वो पी आर के इक्वल है। सर ये भी क्या है, गिवन है। या फिर आप बोल लो कि ईच 4 सेंटीमीटर, ईच 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है बच्चे, ए सी, ए सी जो है ना बच्चे वो क्या है बच्चे, क्यू आर के इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। यहाँ पर भी गिवन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि ईच 3 सेंटीमीटर। अब बच्चे देखिए, अब इसमें हम लोग को दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ा। इसमें हम लोगों ने दिमाग लगाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल का, फिर बताया था हम लोगों ने, लेकिन इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ा, इसमें सारा चीज़ गिवन था हम लोग को। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना जब ऐसा, जब तीनों इक्वल इक्वल है तो हमारे पास कौन सा रूल है, तो हमारे पास ये रूल है, हमारे पास ये रूल है कि जब तीनों इक्वल 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 है ना तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सर आप कैसे बोल साइड साइड साइड, क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने बस साइड 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 का बात किया है, एंगल का बात ही नहीं किया है। तो बोलोगे ना कि ऐसे करके बोलोगे, जैसे इसको प्रूफ कर लेने के बाद बोलोगे कि देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहाँ पर क्या लिखे सर ये बताइए, पी क्यू आर लिखे या क्यू आर पी लिखे, तो आपको समझाया हूँ मैं। ऐसे करिए आप, यहाँ पर आप रफ वर्क लिखिए, क्या लिखिए आप, रफ वर्क लिखिए, रफ वर्क लिखिए। और यहाँ पर आप लिख लीजिए ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी लिख लीजिए। अब चेक करिए ना कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर पी क्यू लिखिए, ठीक है। फिर ए बी हो गया पी क्यू के इक्वल, बी सी किसके इक्वल है, बी सी जो है वो पी आर के इक्वल है। तो पी आर के इक्वल है, तो यहाँ पर तो पी क्यू लिखा है, तो यहाँ पर लिखना है हम लोग को पी आर। तो बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं आर लिखता हूँ सर तो एक क्यू आर हो जाएगा। सर एक काम करिए सर, इसको क्यू लिख दीजिए, इसको पी लिख दीजिए और इसको आर लिख दीजिए। एक बार चेक करिए फिर से, क्या ए बी क्यू पी के इक्वल है, क्या ए बी क्यू पी के इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल है। क्या बी सी, क्या बी सी पी आर के इक्वल है, क्या बी सी पी आर के इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल है। अब चेक करिए, क्या ए सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी क्यू आर, हाँ सर बिल्कुल है। मतलब सर यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर लिखेंगे। और किस रूल से लिखेंगे, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी
एनसी क्राइटेरिया से। और ये कहाँ पर है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, इस केस के लिए भी 100% ट्रू हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा बच्चे आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं क्या करता हूँ, बुक में समझाता हूँ। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस के कितने कंडीशन है, तो बच्चे आप लोग बताया था ना कॉन्ग्रुएंस टोटल 5 कंडीशन है। कैसे याद करना सिखाया था, देखिए यहाँ पर सिखाया था ना कि पहले तीनों में साइड 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 बोलिए, फिर एक एंगल बीच में लेकर के आइए, साइड एंगल साइड, फिर दो एंगल बीच में लेकर के आइए, एंगल एंगल साइड, फिर दोनों एंगल को दूर दूर लिख लो तो एंगल साइड एंगल, फिर लास्ट में RHS। तो यहाँ पर देखिए SSS भी है, SAS भी है और AAA है, AAA नहीं है, तो फ्रॉम विच इज नॉट कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट था और इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट था। ठीक है ना, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है इसको। फोर्थ, बिसाइड इक्विवेलेंस ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल, दो करस्पॉन्डिंग के इक्वल होने के अलावा विच लीस्ट एलिमेंट इज नेसेसरी टू स्टेट दैट द गिवन टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, तो क्या एक एलिमेंट और हमें चाहिए जिससे कि दोनों ट्राइंगल क्या बन जाए, कॉन्ग्रुएंट बन जाए। तो अगर कभी भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी अगर दो एंगल इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल है ना, तो हम लोग थर्ड और फोर्थ से बोल सकते हैं ना कि हम लोग को कम से कम एक साइड चाहिए जिससे कि हम लोग बोल सके कि वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बोला जा रहा है कि नो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एट लीस्ट वन करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, हाँ कम से कम एक करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो कम से कम एक साइड हमें इक्वल पता होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे ना कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। आई थिंक आप लोग को मैं समझा पा रहा हूं। यहाँ बोला जा रहा है कि थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, बच्चे अगर थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो बच्चे ये ए बन जाएगा, और अगर ये ए बन गया तो बच्चे ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है ही नहीं, ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ाऊंगा क्लास 10th वाले बच्चों को भी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब सभी का, यहाँ पर भी, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को करता क्या हूँ मैं, कॉपी में लिख लेता हूँ, उसको समझाता हूँ फिर। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है, तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ना एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, मतलब कि ये एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, BD एंड CD आर द बाई बाई मतलब होता है बच्चे, बाई मतलब होता है टू, एंड सेक्टर मतलब होता है बच्चे इक्वल पार्ट्स। तो देखिए बच्चे ये BD और ये CD बाइसेक्टर है, मतलब कि ये वाला एंगल जो होगा ना बच्चे, ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ना बच्चे वो इस एंगल के इक्वल होगा। बोलो सर इक्वल तो दिख नहीं रहा है बच्चे, दिख नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है बच्चे, BD और CD बाइसेक्टर है। इसका मतलब बता रहा हूं मैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं ना कि ये सारे इक्वल होंगे, या मैं ये नहीं बोल रहा हूं ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मैं बस ये बोल रहा हूं कि अगर BD बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बाद में देखेंगे अगर दोनों इक्वल होगा तो कोई बात नहीं, इक्वल हो जाएगा तो अच्छी बात है। और बस यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये BD बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये CD बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऑफ देम देन AB इज टू AC, मतलब कि ये AB और AC का मुझे रेशियो बताना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में मूव करता हूँ, क्वेश्चन में जो पहले गिवन है पहले उसको लिखता हूँ। तो मैं बोलूंगा ना कि गिवन एंगल B इक्वल एंगल C है। तो बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, यहाँ पर बताया था ना कि देखिए एक्सियोम में पढ़ाया था ना कि ना, ये देखिए ये पढ़ाया था, इस पॉइंट को देखिएगा ना, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बोलने का मतलब ये है ना, देखिए बोलने का मतलब ये है, 7 पॉइंट आप ऐसा बोल सकते हो, 7 पॉइंट आप बोल सकते हो ना कि ना, देखिए मैंने यहाँ पर बोल दिया ना कि ये 10 क्या 10 के इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल इक्वल है। तो 10 का मैं हाफ अगर कर दूँ, 10 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो 10 का हाफ हो जाएगा बच्चे 5, और इस 10 का भी हाफ क्या हो जाएगा बच्चे 5, क्या 5 के इक्वल है। तो हाँ, तो जो चीज़ आपस में इक्वल होते हैं ना उनका हाफ करने पर वो उनका रिजल्ट भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंगल B/2 इज टू एंगल C/2 करूँगा, दोनों को मैं डिवाइड करूँगा ना, तो डिवाइड करने का मतलब है कि एंगल B को आधा कर दो, आप बांट दो। देखिए बाइसेक्टर मतलब हाफ कर दो, तो एंगल B को जब मैं हाफ कर दूंगा तो ये वाला एंगल बन के रेडी होगा और ये वाला एंगल बन के रेडी होगा, और जब दोनों बन के जो रेडी होगा ना तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल B को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या एंगल B को मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ABD। सर कैसे लिख दिए ये, देखिए बच्चे ये जो एंगल B है ना, देखिए ये पूरा जो एंगल B है, ये पूरा एंगल B है, इसको जब मैं हाफ
हाफ करूंगा तो ये यहाँ से कट होगा, तो ये वाला चीज़ इसके इक्वल होगा। तो मैं ये इसके हाफ पोर्शन को, हाफ है एंगल बी का हाफ है, एंगल बी का हाफ है, तो चाहे तो मैं ये वाला चीज़ लिख दूँ चाहे तो मैं ये चीज़ लिख दूँ, दोनों सेम ही चीज़ है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, एंगल ए बी डी लिख दिया। और एंगल सी को मैं सिमिलरली ऐसे ही जब मैं हाफ करूँगा ना, 2 से डिवाइड करूँगा ना, एंगल सी को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा ना, तो ये एंगल और ये एंगल बन के रेडी होगा। तो दोनों में से मैं किसी को भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एंगल ए सी डी लिख रहा हूँ, एंगल ए सी डी। सर ये क्यों नहीं लिख रहा है ये बताइए बच्चे, इसके पीछे भी एक रीज़न है ना कि मैंने ए बी डी और ए सी डी ही क्यों लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बोल दो ना कि ऐसा कब इक्वल होगा, ऐसा तब इक्वल होगा ना जब बी डी एंड सी डी, तो बोलोगे ना कि ना बी डी एंड सी डी आर द एंगल बाइसेक्टर। और इसको मैं बोल दिया कि ये क्या है बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है ना। अब एक पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है ना बच्चे, ये देखिए ये एक ट्रायंगल है, क्या है ये, एक ट्रायंगल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कॉन्सेप्ट है। तो मैं बोल दिया ना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इस ट्रायंगल में ना ए बी क्या है, सॉरी एंगल बी क्या है बच्चे, एंगल सी के इक्वल है। तो अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है ना, तो बी के अपोजिट का ये साइड, बी के अपोजिट का साइड ए सी, एंगल सी के अपोजिट का ये साइड ए बी के क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। बच्चे ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, क्या है ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट में ये बोला जा रहा है कि अगर इक्वल इक्वल एंगल होते हैं ना, तो उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी, यहाँ पर लिख दिया हूँ, एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल इक्वल होंगे। ये है बच्चे बोलने का मतलब। ठीक है ना। चलिए मैं क्या करता हूँ, अब ना मुझे ना ए बी और ए सी के बारे में बताना है, ए बी और ए सी के बारे में बताना है। इट मीन्स मुझे ए बी और ए सी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 ट्रायंगल, इस पेन से ले लो। तो बोलोगे ना कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। देखिए ना बच्चे, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं ना कि क्या क्या चीज़ इक्वल है, क्या क्या चीज़ इक्वल है। तो मैं बोलूँगा ना कि ना इन 2 ट्रायंगल में ना, पहला चीज़ मैं बोलूँगा ना कि ना ये देखिए यहाँ पर ना एक लाइनिंग, एक 1 कट किया हुआ है, 1 कट किया हुआ है। ये कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये फिगर में कट किया हुआ है, कट किया हुआ है। इट मीन्स ये है ना कि ये जो बी डी है ना बच्चे, ये जो बी डी है ये क्या है बच्चे, सी डी के इक्वल है। ये हमको क्या है, पहले से ही गिवन है, पहले से ही क्या है, गिवन है। दूसरा हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है ना कि एंगल ए बी डी ये इक्वल है बच्चे एंगल ए सी डी के। ये क्या है बच्चे, ये हम लोग को पता है बाय इक्वेशन 1 से हम लोग को ये पता है। अब हम लोग को किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर 2 चीज़ तो पता चल गया। पहला चीज़ पता चल गया ये कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्या कहीं हम लोग को ये पता है क्या कि ए बी ए सी के इक्वल है। तो बोलेंगे ना सर कि हाँ ए बी क्या है सर, ए सी के इक्वल है। मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ए बी जो है ना वो क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल है। कैसे इक्वल है, तो आप यहाँ पर बोलोगे ना कि साइड्स opposite to equal angles are equal। मतलब कि जो अपोजिट साइड होते हैं ना, जो अपोजिट साइड होते हैं, यहाँ पर बताया था कि जो अपोजिट साइड होते हैं, जो अपोजिट साइड होते हैं इक्वल इक्वल एंगल के, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाया हूँ। अगर कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे ना, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग को पता होना चाहिए था कि ये वाला, कि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वैसे ही यहाँ पर पता होना चाहिए हम लोग को कि जो अपोजिट साइड होते हैं ना इक्वल इक्वल एंगल के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने बोला साइड के बारे में, फिर एंगल के बारे में और साइड के बारे में। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, अभी लिख के बताऊँगा किसके इक्वल होगा, कौन सा रूल से। तो बोलोगे कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, ये कॉन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर रफ वर्क करना पहले फिर लिखना। यहाँ पर रफ वर्क करना, ROUGH रफ। तो बोलोगे ना कि यहाँ पर ए बी डी है, ए बी डी है, ए बी डी है। तो यहाँ पर बोलोगे ना ए बी, यहाँ पर देखिए क्या क्या है, हम लोग को पता है कि बी डी सी डी के इक्वल है। तो बी डी बाद में बोला जा रहा है, तो सी डी को यहाँ लिख लो, बी डी सी डी के इक्वल है, तो बी डी सी डी के इक्वल हो गया। फिर ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी और ए सी तो स्टार्टिंग में लिख लो। तो देखिए ए बी ए सी के इक्वल हो गया, बी डी सी डी के इक्वल हो गया, और ए बी डी एंगल ए सी डी, हाँ ए सी डी के। तो बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में लिखाएगा ये लिखाएगा कि ट्रायंगल ए बी डी इक्वल होगा ट्रायंगल ए सी डी के। कौन सा क्राइटेरिया, यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या समझाया गया है। अब हम लोग को बोला गया है ना कि ए बी और ए सी का रेशियो बताइए, ए बी और ए सी का रेशियो बताइए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना कि देखिए ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल को
ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमा दूंगा, इस ट्रायंगल को पकड़ करके ऐसे घुमा दूंगा ना, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप हो जाएगा मतलब कि ये ए बी के ऊपर ए सी आ जाएगा, ए डी के ऊपर ए डी ही रहेगा, और ये बी डी के ऊपर सी डी आ जाएगा। तो अब ऐसा अगर होगा ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जितना ए बी होगा उतना ही ए सी होगा ना ऐसा। तो मैं बोलूँगा ना कि ना देयर फॉर ए बी इक्वल ए सी होगा। और ये जब इक्वल होता है ना, जब भी दो ट्रायंगल में क्या होते हैं, जब भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो मैं आप लोग को यहाँ पर बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, और तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि बाय सीपीसीटी से ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा। तो हम लोग को बोल रहा है ना कि बताइए ए बी और ए सी का रेशियो क्या क्या होगा। तो मैं बोलूँगा ना कि ना जितना ए बी होगा उतना ही ए सी होगा। अगर ए बी 5 है तो ए सी भी 5 होगा। अगर ए बी 10 है तो ए सी भी 10 होगा। अगर ए बी 1 है तो ए सी भी 1 होगा। मतलब कि जब 5 से 5 कटेगा तो 1 1 आंसर आएगा, 10 से 10 कटेगा तो 1 1 आंसर आएगा। तो ईच एंड एवरी केस में क्या आएगा बच्चे, 1 1 आंसर ही आना है। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर तो यहाँ पर हो गया कि ए बी इक्वल टू ए सी है। सो ए बी इज टू ए सी जो होगा ना बच्चे, वो 1:1 हो जाएगा। और यही क्या होगा, आपका प्यारा सा आंसर होगा। और ये 1:1 क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कैसे मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है ना बच्चे। देखिए बच्चे, इस एक्सरसाइज का ना क्या है, क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ना बच्चे, वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं बताया आप लोगों को, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टीचर पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि ये होम बोर्ड है। तो होम बोर्ड में ना टीचर के माइंड पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रकार का है और बच्चे को कैसा देना चाहिए। वो क्या करते हैं, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन को चूज करते हैं। तो वो टीचर टू टीचर क्या करता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को पढ़ेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग 9, 10 एंड 11 को पढ़ेंगे। और बच्चे जिस वीडियो में ना 9, 10, 11 को बताऊंगा ना, उसी वीडियो के एंड में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।